और इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ के जो मधुग्रीत है, मधुनाशनी बटी है, इसका भी प्रयोग करो। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देते हैं, क्या देते हैं, पीले सरसों का पाउडर। पीली सरसों को नाम ही हमने दिया है, उसका नाम हम क्या किए हैं, एलो इंसुलिन। वह एलो इंसुलिन का काम करता है, पीली सरसों का पाउडर। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है, पहले देखो हर घर में मसाला जब पीस करके काम में लिया जाता था तो सरसों भी डालते थे कि नहीं डालते थे। तो वो सरसों पाउडर बना लो और आप सब्जी में डालकर खाओ, बहुत स्वादिष्ट लगता है। ये सब हमने प्रयोग किया है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। सरसों को, उस सरसों कहाँ डाल दो, सब्जी के अंदर, एकदम मज़ा आ जाता है खाने में। इसी प्रकार से मेथी का पाउडर, ये सब हाइपोग्लाइसेमिक प्रभाव डालने वाले हैं। और दूसरा काम करो, रात को मेथी भिगो दो, सुबह उसके पानी को अलग कर दो, मेथी को अलग कर दो। पानी जो है थोड़ा सा हल्का गर्म करके और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ करके पी लो। और जो मेथी बच जाए उसे अंकुरित कर लो। अंकुरित करने के जो है कपड़ा होता है, कपड़े में कर लो। बर्तन मिलता है, इस समय अंकुरित करने के बर्तन मिलते हैं। कितने लोगों को मालूम है ये अंकुरित करने वाला बर्तन? तो उसका प्रयोग करो। ये बहुत ही शानदार जो है ये तरीका है, इसका प्रयोग किया करो। तो ये इस प्रकार से जो ना आप खाने में इसका ये रखो। और आसन का हमने बता ही दिया था, उस दिन बता दिया था ना, वॉकिंग का बता दिया था। अरे कई लोग तो हमने देखा है कि यहाँ लोग आते हैं अटेंडेंट बन करके, और वो जो है डायबिटीज से ग्रस्त होते हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है ना एंटी डायबिटिक का आटा खा लेते हैं। और उनको कह देता हूँ जब भी समय मिले तो 6-7 किलोमीटर चल दिया, 6-7 चक्कर लगा दो, उसी में उनका डायबिटीज गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। कोई चिकित्सा नहीं कराते हैं। इस आटे की खूबसूरती और वॉकिंग, जितने भी डायबिटीज रोगी हैं उनको 6-7 किलोमीटर अवश्य चलना चाहिए। तो ये सारे एक्सरसाइज बता दिया था, ये सारी चीज़ें हो गई, प्रॉपर डाइट। अच्छा देखो एक चीज़ और, बहुत चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे कोई भी डायबिटीज हो, उनको जो है ना ये रहता है कि दूध पिएंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। आराम से डायबिटीज वाले रोगी दूध पी सकते हैं। और दूध से भी ज़्यादा अच्छा है दही खा लेना, छाछ पी लेना, क्योंकि डायबिटीज के लिए प्रोटीन भी चाहिए कम जो है। तो इसलिए जो है ना आप जो है दूध दही जरूर खाया करो, क्योंकि विटामिन B12 का जो है मूल स्रोत जो है शाकाहारियों के लिए दूध दही ही है। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए। और अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज भी, सभी अंकुरित अनाज जैसे मूंग है, मोठ है, मसूर है, मटर है, मूंगफली है, ये सब अंकुरित करके खाया जा सकता है। तिल है, अब से तिल का अंकुरित अनाज, जिनको भी ध्यान से सुन लो, ये माताएं सोई हुई हैं, प्राय मैं देखता हूं कि उनकी खून की कमी प्राय दिखती है, कैल्शियम का अभाव हो जाता है। इन सब में सबसे जबरदस्त काम हो करता है आपके तिल का अंकुरन। तिल को अंकुरित करके खाया करो।
इससे आपके आयरन और कैल्शियम डिफिशियंसी, क्योंकि अनाजों में सबसे ज़्यादा क्यों फायदा होगा ये थोड़ा विज्ञान समझ लो। अनाजों में कैल्शियम होता है, आयरन भी होता है, लेकिन अनाज का कैल्शियम और आयरन शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि कैल्शियम का दुश्मन होता है ऑक्जेलेट, जो कैल्शियम के साथ बंध बना करके उसे पैखाने के रास्ते, पेशाब के रास्ते निकाल देता है। और आयरन का कट्टर दुश्मन होता है फायटेट, और उसके साथ बंध बना करके उसको निकाल देता है। लेकिन जब अंकुरित अनाज खाते हो तो क्या होता है, ऑक्जेलेट और फायटेट ये दोनों पानी के साथ घुल करके बाहर निकल जाते हैं। तो जल्दी से, और साथ ही साथ बहुत ध्यान सुनो, विज्ञान की बात बता रहा हूं कि उस अंकुरित अनाज में विटामिन सी पैदा हो जाता है। कच्चा आप अंकुरित ये खाते हो, आटा खाते हो, उसमें विटामिन सी बिल्कुल नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब किसी अनाज को अंकुरित करते हो, स्प्राउट करते हो, तो 130 टाइम्स यानी 100 ग्राम में 130 मिलीग्राम विटामिन सी पैदा हो जाता है। 150 मिलीग्राम, 130 से 150 मिलीग्राम तक वह विटामिन सी कैल्शियम और आयरन के शरीर में जो जिसको बोलते हैं बायो एबिलिटी, यानी उसको शरीर के अनुकूल बनाने का काम करता है, शरीर की क्षमता को बढ़ा देता है ताकि उस कैल्शियम और आयरन को अच्छी तरह से उपयोगी बना सके। तो इसलिए अंकुरित अनाज को जरूर खाया करो। अब कुछ प्रश्न हैं, उनका हम चर्चा कर लेते हैं। और पोस्ट कोविड अस्थमेटिक इफेक्ट स्टिल नॉट क्योर्ड, साउंड इन ब्रीथ, ड्राई कफ, हैवी ब्रीदिंग। देखो, कोई भी अस्थमा है, अस्थमा में देखो यदि आपका थोड़ा ट्रीटमेंट कराओ, लाभ मिलता है तो आपके जीवन को सही ढंग से नियंत्रित करने का जो है तरीका होता है, और वह होता है प्राणायाम। इस प्राणायाम को कभी मत भूलो, और इस प्राणायाम को सार्वभौम बनाने में, यूनिवर्सल बनाने में स्वामी जी का जो योगदान है वह अपूर्व है, अद्भुत है। और ये प्राणायाम सिर्फ दमा ही नहीं, बल्कि जितने भी रेस्पिरेशन संबंधी गड़बड़ियां हैं, दर्जनों बीमारियां होती हैं फेफड़े संबंधित, जिसको हम बोलते हैं अस्थमा, इम्फेजिमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोलाइटिस, ब्रोंकोटेसिस है, ये कई इस प्रकार के जो है फेफड़े संबंधित बीमारियां होती हैं। तो इसलिए जो है ये ध्यान रखो कि इन सभी में प्राणायाम जो है बहुत अद्भुत है। अस्थायी रूप से चाहते हो कि जीवन सुंदर ढंग से चलता रहे, तो प्राणायाम को जीवन का हिस्सा बनाओ। तो इस प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और कपालभाति, कपालभाति अवश्य किया करो। अस्थमा के रोगी को कम से कम प्रतिदिन 2100 टाइम्स करना चाहिए, गिन करके करो। जैसे हम देखो ऐसे ही किया तो गिनते रहो, ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, और इस प्रकार से जो ना 2100 बार कम से कम अवश्य करो। और 2100 बार करने में कितना समय लगेगा? मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगेगा।
और जो लोग बैठ करके नहीं कर सकते हैं वे लोग लेट करके करें, सीधे लेट जाएं और करते रहें। जिनको सीधे नहीं लेटा जाता है करंट बदल कर करो। और ध्यान रखो, कई लोग कपालभाति प्राणायाम बहुत गड़बड़ करते हैं, गलत करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे तो ये जो है ना कंधा उंधा सब दर्द पैदा कर लेते हैं लोग। अरे सहजता से करना है, चेहरे पर कोई विकृति नहीं आनी चाहिए, सहजता से, क्योंकि ये पेट का बहुत अच्छा प्रयोग होता है यहाँ पर। तो जब भी सांस निकालो पेट अंदर जाएगा और सांस लो तो सामान्य अवस्था में आ जाएगा। जैसे देखो, चेहरे पर कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से करो। और नहीं तो कई लोग ऐसे करते हैं तो इससे चेहरा और जो है सुंदर हो जाएगा आपका। यानी तो ये बहुत गलत बात है। और ड्राई कफ है तो उसके लिए जो है ना हल्दी और ये अदरक और तुलसी के पत्ते का रस और शहद मिला करके लिया करो। गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिला करके लो तो उससे कफ जो है ना ढीला होता है। शहद भी ढीला करेगा और नींबू भी आपके रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएगा। वेरिकोस वेन्स, वेरिकोस वेन्स को ध्यान रखो कि 2-3 चीजें बहुत ध्यान से रखना है। यहाँ वेरिकोस वेन्स का आपका इलाज अच्छी तरह से होता है, लेकिन ये इलाज फिर गड़बड़ करोगे तो फिर होगा। तो इसलिए जो है ना 2-3 बातें, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी इससे बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। तो जो लोग वेरिकोस वेन्स से ग्रस्त हैं उनको क्या करना चाहिए? एक तो पैर लटका कर नहीं बैठा करो, हमेशा जो है ना बैठे तो सामने एक कुर्सी रख दो। क्योंकि वेरिकोस वेन्स क्या होता है, अब समय होता नहीं है कि इतने विस्तार से हमको आपको बता सकें। देखो 3 ऐसी वाहिनियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? वेन्स, आर्टरी, जिसके द्वारा खून जो है बहता रहता है। और तीसरा होता है लिम्फेटिक, लिम्फ को प्रवाहित करने वाली जो है वाहिनी, यानी ऐसी नलियां। तो वेन्स क्या होता है कि ऊपर ऊपर होता है, उसकी दीवार में पतली होती हैं। और आर्टरीज क्या होता है, जिसको धमनी बोलते हैं, वो नीचे की ओर होती हैं और वो मजबूत भी होती हैं थोड़ी सी। वेन्स में कपाट, क्योंकि आर्टरीज में क्या होता है, खून को नीचे की ओर प्रवाहित करना है, हृदय को सारे शरीर में एक एक अंग में। बस ऊपर की ओर प्रवाहित करने का सिर्फ कहाँ से करता है? कैरोटिड आर्टरी, जो सिर की तरफ ले जाता है फेफड़े को थोड़ा सा, नहीं तो और सारे कहाँ हैं? सारे अंग नीचे की तरफ हैं हृदय से, तो नीचे की तरफ प्रवाहित करता है। अब बेचारे वेन्स को ऊपर की ओर प्रवाहित करना पड़ता है हार्ट की तरफ, ताकि जो है उसे जो है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में बोलते हैं गंदा ब्लड या अशुद्ध ब्लड, लेकिन हालांकि दोनों शब्द गड़बड़ है। हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन मुक्त ब्लड और ऑक्सीजन संयुक्त ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन संयुक्त ब्लड और ऑक्सीजन मुक्त ब्लड। तो वेन्स से क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त ब्लड जो है हार्ट की तरफ जाता है, तो उसमें जो है वाल्व लगे होते हैं, तो ऊपर की ओर जो है ना प्रवाहित करना होता है ब्लड को। अब जो लोग ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या वे माताएं गर्भावस्था के दौरान उनमें
हार्मोनल परिवर्तन होता है, उसके कारण भी ये जो है वेरिकोस वेन्स की जो है स्थिति पैदा होती है। और आपके जो लोग लेक्चरर का काम करते हैं, भाषण देने वाला होते हैं, जिनको ज़्यादा खड़ा होकर काम करना पड़ता है, तो उनमें क्या होता है कि भाई एक जगह स्थिर रह रहे हैं तो ब्लड क्या होगा, अच्छी तरह से प्रवाहित नहीं होता है। वो फिर आपके मुंह से खून की नली को, वेन्स को ब्लड की प्रवाहित न होने से उसमें सूजन पैदा होने लगती है, फूलने लगता है। वो उसके जो है वाल्व है वो काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, फिर उसको जो है ऊपर भेजने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तो क्या करना चाहिए इसको, इससे बचना है तो एक्सरसाइज बराबर करो। इसका एक्सरसाइज ही सबसे बढ़िया उपचार है, बराबर करो। दूसरी बात, जिनको हो गया है पैर जो है लटका कर मत बैठो, पैर के नीचे तकिया रखो, सो भी तो तकिया रख करके सो, तो उससे ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। और कुछ विशेष एक्सरसाइज जैसे सर्वांगासन है, या लेट गए नीचे लेट करके पैर को कुर्सी पर रखो और ये 3 से 5 मिनट 10 मिनट तक करो, ताकि जो है ना खून आपका हृदय की तरफ प्रवाहित होने में सहायता मिले। इसके अतिरिक्त जो है स्टॉकिंग आता है मार्केट में, स्टॉकिंग बांध लिया करो, लपेट बांधो। और यहाँ हमारी चिकित्सा में हमने देखा है कि मिट्टी की पट्टी बहुत कमाल का काम करती है, मिट्टी की लेप, उसमें थोड़ा सा जो है अदरक का रस मिला दो और उसे जो है लिया करो। अम्बिलिकल हर्निया, अब ये हमने कल बता दिया था, जिसका प्रश्न है उसको कि भाई उसके छेड़छाड़ मत कराओ, पेट साफ रखो, भारी चीज़ें मत उठाया करो, ज़्यादा जो है उछल कूद मत करो, रस्सी मत कूदो, घुड़सवारी मत करो, साइकिलिंग मत करो। तो ये कुछ काम जो है ना उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने बहुत सारे रोगियों को हमने देखा है जो ऑपरेशन करा लेते हैं और फिर रिकरेंस हो जाता है कुछ दिनों में। तो हर्निया का कोई सटीक इलाज नहीं है, लेकिन हमने कल बताया था कि भाई हमने हर्निया को ठीक किया, इंग्यूनल हर्निया को, एक्सरसाइज के द्वारा। तो एक्सरसाइज वो बताता हूँ मैं, और मेरी पुस्तक है पेट के रोग की प्राकृतिक चिकित्सा, उसमें हर्निया का चैप्टर है, उसमें कुछ एक्सरसाइज है, उसको करो। पोस्ट एक्सीडेंट वीक बोन्स, एक्सीडेंट के बाद जो है बोन्स कमज़ोर हो जाते हैं, तो उसके लिए जो है ना दूध में हल्दी और विशेष रूप से डाल करके पिया करो। और कैल्शियम के लिए हमने अभी बताया कि अंकुरित, क्या खाने के लिए बताया है, क्या, तिल, ध्यान रखो, अंकुरित क्या खाओगे, काला तिल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।